हमारे साथ में एडवोकेट जेमिनी कासट है, जो मूल में तो अमरावती के, लेकिन अभी फिलहाल नागपुर हाईकोर्ट में अपना सिक्का जमाए हुए है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि जो ओबीसी आरक्षण व चलते चुनाव में रद्द कर नए ओपन के लिए नोटिफाई करे, और जो ओबीसी आरक्षण वहां पर घोषित हो गया था उसको भी कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। हम जानते हैं जेमिनी जी कासर से थे कि इस प्रकार की व्यवस्था, ये आरक्षण व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर क्यों, कानूनी क्या प्रावधान है इसमें, क्या आरक्षण राजकीय हक है या कानूनी न्याय प्रक्रिया है? जेमिनी जी, हाँ, नमस्ते। नमस्ते। जो अभी ओबीसी आरक्षण को लेके पूरे देश में घमासान चल रहा है, स्थानीय निकाय चुनाव में जो ओबीसी आरक्षण रहते, सुप्रीम कोर्ट ने वह रद्द कर दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट ये राजकीय ऐसे हस्तक्षेप चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के? सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक जो अधिकार है उसमें कलम 142 के तहत जी सुप्रीम कोर्ट को कोई भी कानून, कोई भी आदेश, कोई भी निर्देश पूरे देश में हर नागरिक को, हर संस्था को देने का अधिकार है। जी तो वो 142 जो कलम है संविधान की, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स है वो जी सर्वोपरि है। जी। वो उसके तहत वो कभी भी कोई भी आदेश, कोई भी किसी को भी इशू कर सकते हैं। और इसके वो पीछे सबको लेकिन कोई मूल कारण तो होगा, ये आदेश जो अभी आरक्षण रद्द हुआ ओबीसी का, कुछ मूल कारण इसके पीछे रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट भी फैक्ट्स तो देखता है ना आखिर की आरक्षण क्यों कैंसिल करने करके। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में के कृष्णामूर्ति का एक बड़ा फैसला दिया था जी संवैधानिक पीठ ने, जिसमें संवैधानिक पीठ ने ऐसा बोला था कि कोई भी राजकीय आरक्षण जो है वो 50% के ऊपर नहीं जाने को ना, जी, 50% के ऊपर में नहीं जाने को ना। यानी चुनाव के अंतर्गत। राजकीय है, राजकीय आरक्षण है ना, चुनाव के संबंध जी में वो फैसला पूरे देश के लिए था। जी जितनी राज्य सरकारों ने ये जो आरक्षण 50 के ऊपर जाने वाला रखा था चुनाव में, स्थानीय चुनाव में, जी उसको उन्होंने अपने कायदे में बदल लाते हुए 50% में लाने के लिए आदेशित भी किया था। जी लेकिन उस अनुसार 2009 के बाद में किसी भी तरह की कोई भी, मेरे ख्याल से, मेरे जो ध्यान में आता है, कोई भी राज्य सरकार ने उस तरह के कोई कदम नहीं उठाए जी कि उसको 50% के अंदर कैसा ला सके। उसका परिणति ये हुई कि 2017 में नागपुर जिला परिषद के जब चुनाव लगे थे, जी तब यहाँ पे एक याचिका दाखिल की गई जिसमें ऐसा बताया गया है कि एससी एसटी प्लस ओबीसी, जी। इनका तीनों का मिलके जो आरक्षण हो रहा है वो 54% के ऊपर जा रहा है, जी 54% के ऊपर। तो वो चुनाव 2017 में ही इस बात का चुनौती दी गई थी कि ये जी। आरक्षण 54% जो जा रहा है तो वो गलत है करके, ये 2009 के फैसले के अनुसार। तो उस वक्त नागपुर जिला परिषद के चुनाव को स्थगनादेश भी दे दिया था, जी। और वो स्थगनादेश करीब 2 साल चला। तो नागपुर जिला परिषद में जो पुरानी बॉडी थी वही 5 साल नहीं, 7 साल तक चलती रही। 2 साल का अतिरिक्त कार्यकाल मिल गया उनको उसके स्थगनादेश के कारण। कार्यकाल में वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट नहीं हुआ था। जी फिर ये जो विकास गौली है, इसने ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में लेके गया, जी और सुप्रीम कोर्ट में जब ये याचिकाएं लगी, तब जी सुप्रीम कोर्ट ने सबने पहला फैसला दिया कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बिठाओ जी नागपुर जिला परिषद पर, और चुनाव आयोग को आदेश दिया कि आप इमीडिएटली चुनाव कराओ। जी। उस अनुसार नागपुर जिला परिषद के चुनाव हुए थे, वो हुए जनवरी में। तो उस समय ये आरक्षण जनवरी में लागू था? उस टाइम हमने ओबीसी का आरक्षण निकाल के चुनाव कराए थे जिला परिषद, जी नागपुर जिला परिषद के। जी नागपुर के थे, बाद में वाशिम के थे, अकोला के थे, नंदुरबार और नंदुरबार और धुले, 5 जगह के। तो वो चुनाव ओबीसी आरक्षण को रखते हुए लिए गए थे। जी के बाद जब मार्च में जब केस का अंतिम सुनवाई हुई विकास गौली के याचिका में, जी। तब सुप्रीम कोर्ट ने वो रिजर्वेशन तो गलत ठहराया ही ओबीसी का, लेकिन जो ओबीसी के चुन के आए हुए कैंडिडेट थे, उनके चुनाव भी रद्द किए गए ओबीसी सीट। ओबीसी के आधार पर जो चुनकर आए थे उनके आधार पे नहीं, चुनाव रद्द ओबीसी करा दिए। सीट पे, हाँ, ओबीसी सीट पे जो चुनाव हुए थे और जो लोग चुन के आए थे उनके चुनाव भी रद्द किए।
करवाने का आदेश दिया और हमको बोला गया कि आप इसको ओपन में फिर से नोटिफाई जी। करके वहां पे चुनाव करो। जैसे अभी मध्य प्रदेश में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जो चुनाव की घोषणा ओबीसी आरक्षण की हो गई है, वहां पे भी ओपन नोटिफाई किया जाए करके, इसी प्रकार से हुआ। ये भी वो नागपुर जिला परिषद, अकोला, वाशिम, नंदुरबार और धुले इसके लिए ले चुका था कोर्ट। जी। मार्च महीने में ले चुका था। तो अभी फिर इतना आरक्षण को लेकर पूरे महाराष्ट्र में घमासान क्यों है? आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर राजकीय नेताओं के आदेश के खिलाफ है, क्या लगता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कोई भी आरक्षण के खिलाफ नहीं है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने जो 2009 के फैसले में और अभी विकास गौड़ी के फैसले में जो आधारभूत प्रोसीजर दी है, जी। जो जिसका पालन करते हुए तुमको आरक्षण देना है, तो उसका पालन न करते हुए राज्य सरकार ने निकाले हुआ ऑर्डिनेंस था। वो इसलिए निकाला राज्य सरकार ने कि वो जो प्रक्रिया का पालन करेंगे एम्पिरिकल जी। डाटा वगैरह का, उसको जी। जी। लगना था समय, और इसके लिए इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाल के उसको ओबीसी का आरक्षण 27% किया, 50% के अंदर लाया। जी। तो एससी एसटी प्लस ओबीसी ये 50 के ऊपर नहीं जाएगा। तो एससी एसटी की अगर समझ लो 50 में से 30 सीट हो रही, तो बच्चे भी 20 सीट ओबीसी को जाएंगी। जी। ऐसा उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला, 50 के ऊपर नहीं जाएंगी। फिर कहीं पे एससी एसटी 35 जा रही है, तो वहां पे ओबीसी की 15 ही सीट रहेगी। जी। इस नेचर का ऑर्डिनेंस निकाला था। तो लेकिन ये ऑर्डिनेंस जो निकाला, ये इमरजेंट मेजर करके निकाला उन्होंने। जी। तो सुप्रीम कोर्ट को उस पे भी आपत्ति है, क्योंकि उनका बोलना ऐसा आ रहा है, जिस तरह से सुनवाई हुई उसमें, कि जब हमने 2009 में और अभी विकास गौली में आरक्षण देने के पहले एम्पिरिकल डाटा और मंडल के थ्रू आने का जो फैसला दिया है, वो प्रोसीजर फॉलो न करते हुए आप इस तरह से ऑर्डिनेंस निकाल के कोई भी इस तरह का आरक्षण नहीं दे सकते। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस निकाल के उसका भी दे दिया था आपने, एक मराठा आरक्षण महाराष्ट्र भी। सरकार ने जो ऑर्डिनेंस निकाला था, उनका ये धारणा थी कि अपन 50 के ऊपर तो लेके नहीं जा रहे आरक्षण को। जी। जैसा अमरावती, नागपुर ले लो, नागपुर में अगर समझ लो 100 सीट्स है और जी। उसमें से 39 सीट अगर एससी एसटी को जा रही है, तो बच्चे जी। भी 11 ही देनी थी ओबीसी जी। को। अमरावती में समझ लो 44 सीट हो रही है एससी एसटी की, तो 6 ही सीट जाती थी। जी। तो उनका बोलना था अपन 50 का तो रूल का फॉलो कर ही रहे करके। और जब तक के वो डाटा वगैरह मिलके कायदे में उसको बदलाव नहीं करते आरक्षण को ओबीसी का, तब तक के अपन ऐसे चलने देंगे करके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को वो भी मान्य नहीं है। उनका बोलना है कि हमारे फैसले का उल्लंघन करता है। यानी जैसे नागपुर में 54% आरक्षण हो गया था टोटल से मिला के, ओबीसी मिला के, तो उसके खिलाफ में याचिका की गई थी। उस याचिका को ध्यान में रखते हुए अभी सारे आरक्षण को पूरा रेगुलराइज कर दे रहे हैं। यानी 50% भी जो विकास आरक्षण गौरी यदि में, आपको देना है तो आपको डाटा के अनुसार पहले डाटा प्रस्तुत हाँ, करो, उसके बाद में आरक्षण देंगे। तब तक डाटा प्रस्तुत नहीं करेंगे डाटा जब तक और आरक्षण भी नहीं। एम्पिरिकल डाटा और उसका पूरी प्रोसीजर फॉलो करते हुए उसको कायदे में बदलाव लाओ। ये एम्पिरिकल डाटा क्या होता है और कैसे बनता है, और इसमें महाराष्ट्र सरकार और दूसरी जैसे एमपी सरकार भी ये क्यों नहीं दे पाई? अभी एमपी सरकार, जैसे महाराष्ट्र सरकार में तो आरोप लगा रहा था कि आघाड़ी सरकार ने नहीं किया, लेकिन एमपी सरकार में तो बीजेपी सरकार है, वहां पे भी आरक्षण अभी आज रद्द कर दिया गया। बीजेपी या कांग्रेस सरकार रहने का विषय नहीं है। जी। एम्पिरिकल डाटा जस्ट लाइक ए सेंसस रहता है। जी। जैसा अपना 10 साल में जो सेंसस होता है, उसमें तुमको हर जिले में, हर वार्ड में वो पर्टिकुलर कास्ट के लोग कितने हैं, जी। उसका पूरा आधार बनाना पड़ता है। उसके आधार पे फिर उसका विश्लेषण होके कितनी सीट देना, कितना परसेंट देना, उसका निर्णय लिया जाता है। तो ये सर्वे करके ही तुमको एम्पिरिकल डाटा कलेक्ट करना है। ये कोई रिकॉर्डेड डाटा नहीं है कि कहीं से मिल जाएगा। तो सर्वे हर। इसीलिए राज्य सरकार ने जो याचिका की थी कि लास्ट जो सेंसस हुआ है, जी। उसमें ओबीसी की जनगणना भी की गई थी, जी। उनका बोलना था कि वो डाटा हमको प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए याचिका की थी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बताया गया कि भाई वो जो डाटा है फुल प्रूफ नहीं है, उसको उसके ऊपर हमको ही भरोसा नहीं है, तो हम आपको देके कायदे में क्यों बदलाव करवाएंगे उसका। अच्छा, तो वो बात 2011 का जो सेंसस का डाटा था वो भी मान्यता नहीं दे रहे उसको भी सरकार, इसलिए वो डाटा आगे प्रस्तुत नहीं किया, और ये 2021 का भी सेंसस तैयार हुआ नहीं है। नहीं, 2011 के सेंसस के वक्त उसकी कोशिश की गई
कि इसका डाटा कलेक्ट किया जाए, ओबीसी जी, आरक्षण के लिए नहीं, ओबीसी का डाटा कलेक्ट किया जाए। जी, तो उनका ऐसा बोलना है कि वो डाटा के अंदर में जो हमारे पास कलेक्ट हुआ है, उसमें कई तरह की त्रुटियां है, जी, और वो फुल प्रूफ नहीं है जो कायदे से अपन बोल सकते कि भैया ये बराबर है करके। इसके लिए वो बोले ऐसा डाटा हम पब्लिश नहीं कर सकते उसको, और किसी को दे भी नहीं सकते। तो राज्य सरकार ने जो याचिका की थी वही मुद्दे पे रिजेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, कि हमको डाटा दो। जो याचिका की थी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यूनियन के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, वो भी कोर्ट ने डिसमिस की। अगर वो उनका खुद का ही बोलना है कि हमको इस पे भरोसा नहीं है, तो तुम्हारे को हम देने का आदेश कैसा कर सकते? उसी आधार पे वो याचिका निरस्त की है राज्य सरकार की। जैसे आपने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अभी निर्देश दिए, यदि वो उसका पालन नहीं होता तो उसकी अवमानना है। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने अभी सदन में पूरा एक हो गया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं। तो क्या यह महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नकार सकती है? क्या चुनाव अमराव यहाँ पे पूरे जहाँ-जहाँ होना वहाँ लेट हो सकते हैं? नहीं, महाराष्ट्र सरकार एक डिफरेंट अथॉरिटी है, जी, राज्य सरकार, और इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। तो राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन ये दोनों अपने संवैधानिक कार्य में अपना अपना अलग कार्यकाल है उनका, कार्य की ये क्षमता है उनकी। तो राज्य सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया, वो इलेक्शन कमीशन पे बंधनकारक नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन का निर्णय, आदेश जो रहता है, वो भले ही चुनाव के लिए सभी को बंधनकारक रहता है, लेकिन राज्य सरकार ने अगर सोचा है कि भाई हम ऐसी विनंती करते हैं चुनाव आयोग को, विनंती करने का अधिकार उनको है, जी, लेकिन वो विनंती पे फैसला करने का अधिकार चुनाव आयोग का अपना स्वतंत्र है। क्योंकि क्या हुआ था, इसके पहले जब पेंडेमिक था, जी, तो चुनाव आगे बढ़ाने के लिए विनंती की गई थी राज्य सरकार द्वारा। जी, तो चुनाव आयोग ने बोला कि ये विनंती आपको हमारे पास करके मतलब नहीं है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विनंती की थी। जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राज्य निवडणूक आयोग अपने उनके अर्जी के ऊपर स्वतंत्र निर्णय ले और अपना आगे जाए, इलेक्शन के लिए परिस्थिति होंगी तो आगे जा सकती। तो राज्य सरकार का कोई भी फैसला चुनाव आयोग पे ऐसा बंधनकारक नहीं है, अरे चुनाव लेने के समय। राज्य सरकार ने अपना फैसला लिया, वो चुनाव आयोग पे कोई बंधनकारक नहीं है। चुनाव आयोग अपनी स्वतंत्र नहीं, संस्था है, वो यदि चाहे तो चुनाव समय पर लेकिन अब जैसे अभी अमरावती की यदि बात की जाए तो फरवरी में चुनाव होने, क्योंकि 8 मार्च तक इनको नई बॉडी दे देनी है। अब जितना समय बचा चुनावी प्रक्रिया के लिए, क्या आपको लगता है कि आपका जैसे पूरा इसमें जानकारी, उस प्रक्रिया को अभी महानगर पालिका के पास में समय है, वो समय पे चुनाव करा सकती है चुनाव आयोग भी अभी? चुनाव संविधान में दिया है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी, जी, लोगों से चुन के आई हुई बॉडी, कोई भी संस्था में कार्यरत रहने को होना, और उसकी एक की टर्म खत्म होगी तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूटेड होना, यानी जी, इस्टेब्लिश होना। तो इसके लिए जो भी कोशिश करना रहता है, वो चुनाव आयोग को करना ही है। जी, चुनाव आयोग कोई भी तरह का इस तरह का कारण नहीं दे सकती कि भैया हम ये कारण की वजह से उसको नहीं करेंगे। जी, अनलेस नेचुरल कैलेमिटी है, कोई पेंडेमिक आ गया या कोई भूचाल आ गया, कोई वो चीज़ अलग। होते हुए चुनाव आयोग को भी कोई अधिकार नहीं है कि वो कोई चुनाव को इस तरह से पेंडिंग रखे। जी, वो समय पे चुनाव करना उनको संविधान में बंधनकारक है। समझो तो अभी किसी राज्य सरकार विनंती कर सकती, जी, और वो विनंती का विचार चुनाव आयोग कर सकता, लेकिन चुनाव आयोग को राज्य सरकार विनंती कर सकती है, आदेश नहीं दे सकती। जी। अभी जैसे समझो किसी कारण से समय नहीं मिल पाता और चुनाव किसी कारण से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आपने बताया कि जिला परिषद नागपुर में 2 साल का बॉडी को इससे एक्सटेंशन मिल जाता है, प्रशासक नहीं बैठा। क्या यहाँ पे भी ऐसी कोई प्रक्रिया हो सकती है कि प्रशासक बैठाना पड़ेगा? अगर परिस्थिति ऐसी रही कि जिसमें प्रशासक एक बार कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जो पीरियड रहता है, जो बॉडी का पीरियड रहता है, वो खत्म होने के बाद में कानूनन वो बॉडी कंटिन्यू नहीं हो सकती कायदे में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जब विकास गौली गया था, तो सब में पहले कोर्ट ने बोला था कि यू विद इन 7 days अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर। जी, और फिर हमको डायरेक्शन दिया था, चुनाव आयोग को डायरेक्शन दिया था कि इस पे चुनाव किए जाए। जी, वो जो बॉडी कंटिन्यूएशन का जो था, वो कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया था उसको। जी। हाँ,
तो अभी हाँ। इनको चुनाव समय पे कराना इनका दायित्व है, चुनाव आयोग का भी। नहीं, यदि नहीं होता तो प्रशासक बैठ जाएगा, ऐसा है कि ये बॉडी एक्चुअली हाँ, प्रशासक, पीरियड वो खत्म 1 होने के महीना, बाद 2 महीना, 3 महीना कुछ जो अकाउंटेबिलिटी, वो नहीं, प्रशासक ही प्रशासन, बैठेगा, हाँ, बॉडी प्रशासन बर्खास्त करके। महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में बोलो, चाहे जिला परिषद एक्ट में बोलो, या ग्राम पंचायत जो विलेज पंचायत एक्ट, इसमें ऐसी कोई तरतूद नहीं है कि जो बॉडी का पीरियड खत्म होने के बाद में उसको एक्सटेंड किया जाए। जी जी। कोई किस तरह का भी कोई प्रावधान ही नहीं है। ऐसे आपके हिसाब से चुनाव आयोग के पास में फरवरी में चुनाव कराने के लिए सफिशिएंट समय है? जिस तरह प्रक्रिया से को जो समय लगता है वो। अभी चुनाव कैसे होते हैं, पहले तो वार्ड फॉर्मेशन होता है, जी बाद में वोटर लिस्ट रिजर्वेशन निकाले जाते हैं, जी उसके बाद में सेकंड स्टेज में वोटर लिस्ट बनती जी है। वोटर लिस्ट जो रहती, जो असेंबली की वोटर लिस्ट रहती, जी आमदार की चुनाव की, वही वोटर लिस्ट को हम बाइफरगेट करते हैं जी वार्ड वाइज। जी। यानी हम हमारी अलग से कोई वोटर लिस्ट नहीं बनाते, वो विधानसभा वाली है फॉरवर्ड क्वेश्चन में, विधानसभा वाली वोटर लिस्ट को हम टुकड़े करते हैं, उसके वो जो ब्लॉक वार्ड बनाते बना हैं। है उसमें उनके नाम डालते हैं। और फिर थर्ड फाइनल स्टेज रहती चुनाव का प्रोग्राम लगाने की। जी। तो ये मेरे ख्याल से जो मेरे को जो जानकारी है, उस हिसाब से अमरावती में वार्ड फॉर्मेशन हो गया, रिजर्वेशन ये हो करीब चुका करीब है। हो गया। हाँ, अब वो होटल लिस्ट बाइफरकेट करके उसका फाइनलाइजेशन होगा और इमीडिएटली चुनाव का प्रोग्राम देना पड़ेगा। यानी समय पर चुनाव हो सकते, उतना समय अभी चुनाव आयोग के पास में है कि अमरावती में यदि फरवरी में एंड में भी चुनाव लेना है तो पूरी उनके पास में समय और तैयारी पूरी है। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए चुनाव के संबंधित। नमस्कार। धन्यवाद।